हाँ जी, क्या हाल है आप सभी का? वेलकम ऑल ऑफ यू टू लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। फर्स्ट चैप्टर हमने सोशियोलॉजी का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने चेकआउट नहीं करा तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको ए टू जेड चैप्टर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, सारा का सारा इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो। अगर आप इसको एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो मेरी आपसे गारंटी है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पहले बात तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमने ए टू जेड एनसीईआरटी कर रहे हैं, कोई भी गाइड बुक आप उठा लोगे यार, इस जैसे नोट्स, इस जैसा प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट आपको वहां पे नहीं मिलने वाला। मेरी गारंटी है ये कर जाओ हफ्ते यार सोशियोलॉजी का, तो आप टेंशन मुक्त हो जाओ। मेरे हिसाब से आप सोशियोलॉजी के लिए टेंशन मुक्त हो जाओ। यहाँ पे आपको ए टू जेड अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। सारा का सारा कोर्स सिलेबस कवर किया जा रहा है, क्योंकि यार तुम अभी देखना नोट्स की अगर हम बात करेंगे ना, अभी तो रियलाइज हो जाएगा, हाँ द थिंग दैट आई एम टॉकिंग, द थिंग दैट आई एम प्रॉमिसिंग, प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करी कि कैसे हमारा कल्चर इमर्ज हुआ, सोशल वैल्यूज हमारे अंदर आए, कम्युनिटीज बनी, क्लासेस बनी। हमने पढ़ा था ना, कॉलोनियल रूल आया, उससे एक्सप्लॉयटेशन तो जरूर हुआ, बट विद इन द इंडियन सोसाइटी अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज। तो यार इंडियन सोसाइटी बिकेम the consciousness of the Indian society took place, it emerged because of colonial rule, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसके बाद यार आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तुम अपने लाइफ टाइम में, मैं गारंटी बता रहा हूं, कहीं ना कहीं ये वर्ड दोबारा समझोगे। यार हमने पहले भी पढ़ा था, हमने फर्स्ट चैप्टर में तो पढ़ा ही था। सोशियोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो तुम्हें अभी से ही पढ़ाया जा रहा हो, वो ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें पढ़ाया भी नहीं जा रहा और तुम्हें उसके बारे में पता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी। हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, हमारे ताऊ जी, भाई बहन, ये सारा क्या है? सोसाइटी का पार्ट है। जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, जिस ट्यूशन में तुम जा रहे हो, जिस एरिया में तुम रहते हो, लोकेलिटी में तुम रहते हो, जिस कंट्री में तुम बॉर्न हुए हो, बॉटअप हुए हो, जिस कंट्री में तुम पढ़ने जाने वाले हो, सारा का सारा सोसाइटी का कंक्लूसिव पार्ट है। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। मैंने थोड़ी जिस्ट दे दी कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था। ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का लेसन था, प्लीज आगे जरूर देख आना। आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या बवाल है भैया? देखो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा सिलेबस, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, यूनिट 2 जिसको तुम बोल रहे हो, इंडियन इंडियन सोसाइटी बुक 1 का यूनिट 2 हम 2 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। दिस इज पार्ट 1। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा तुम एनसीईआरटी मत उठाना, मेरी गारंटी है तुम्हारा सारा का सारा कोर्स इसमें कवर हो जाएगा। राइट, चलो जी। द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कहां बॉर्न हुआ है, एज क्या है, मिडिल इनकम में लाई करता है या अपर इनकम में लाई करता है। हमने पढ़ा था ना, कैटेगरीज बना रखी है लोगों की, कैटेगरीज बना रखी है इंडियन इंडियन पॉपुलेशन की, सो एज टू आइडेंटिफाई विच पर्सन लाइज इन विच पर्टिकुलर कैटेगरी। क्या वो यंग है, क्या वो मिडिल इनकम, क्या वो मिडिल एज्ड है, या वो मिडिल इनकम कमाता है, हायर इनकम कमाता है, अरे कमाता कितना है, एज क्या है, सिमिलरली लिटरेट कितना है, और उसके बाद एज ग्रुप, क्या एज ग्रुप के बारे में हमने बात कर ली। सिमिलरली ऐसे बड़े सारे पैरामीटर्स को, अगर बड़े सारे पैरामीटर्स, बड़े सारे ट्रेंड्स को, कैटेगरीज को अगर तुम इमर्ज करो और उसका एक वर्ड दे दो ना, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्या है ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे जरूर क्या है, बट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब ये है, एक बड़ी सी इंडियन पॉपुलेशन को कैटेगरीज में बांट रखा है। अब इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में बता रखा है, कहां पे, चैप्टर 1 में, बट चैप्टर 2 में हम ऑफिशियल डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी। पहली बात तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, वो डेमोग्राफी वर्ड से आया, वो क्या है? डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको समझना, उनके ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे ट्रेंड से मतलब ये है कि यार पॉपुलेशन का बिहेवियर क्या है, पॉपुलेशन कैसे एक्ट कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके बारे में, उसके सिस्टमैटिक स्टडी जब तुम करते हो पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के बिहेवियर की, पॉपुलेशन के नंबर की, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। राइट, द टर्म इज ऑफ द ग्रीक ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, जो दो वर्ड को मिला के बना है। एक है डेमोस, उसका मतलब होता है पीपल, और एक होता है ग्राफीन, इसका मतलब होता है डिस्क्राइब। डेमोस मतलब पीपल, ग्राफीन मतलब डिस्क्राइब, इंप्लाइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल। अरे बेसिकली डेमो ये रहा, और ग्राफी कहां से आया? ग्राफीन से। डेमो मतलब पीपल, ग्राफीन मतलब उनका डिस्क्राइब करो, उसको डिस्क्राइब तुम कैसे कर सकते हो। राइट, डेमोग्राफी स्टडीज द ट्रेंड्स। पता है ना, ट्रेंड्स हमें आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करेंगे, उस हिसाब से पॉपुलेशन को बांट देंगे। तुम्हारे स्कूल में बहुत बार ऐसा होता होगा, लाइन बनाओ। कैसे लाइन? रोल नंबर 1 to 30 इस सेक्शन में, रोल नंबर 31 to 60 इस प्रैक्टिकल में, रोल नंबर 61 to 90 इस प्रैक्टिकल लैब में। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ट्रेंड, एक पैरामीटर लिया। पैरामीटर का मतलब यहां पे क्या है? रोल नंबर्स।
मतलब किसके बेसिस पे, किसके जजमेंट पे तुम्हें बाइफरकेट किया जा रहा है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ग्रुप्स में बांटा जा रहा है। तो इस बेसिस पे जो मैंने एग्जांपल लिया, उस बेसिस पे तुम्हें किस बेसिस पे बांटा जा रहा है, रोल नंबर के बेसिस पे बांटा जा रहा है। अब तुम्हें अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, तुम्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अरे वो ही तो ट्रेंड है, डेमोग्राफी भी ऐसा सा ही कुछ है, बट उसमें पैरामीटर कोई रोल नंबर नहीं होगा, बल्कि लिटरेसी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, सिमिलरली चाइल्ड बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इसके ऊपर तुम्हारा डेफिनेशंस क्रिएट होती है डेमोग्राफी के अंदर। बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ बने रहो। डेमोग्राफी स्टडीज द ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन इंक्लूडिंग। अब उन्होंने दो चार एग्जांपल दे रखे हैं, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के, आप आराम से इसको पढ़ लेना। पॉपुलेशन साइज कितना है, चेंजेस कितना हो रहा है, ईयर बाय ईयर कितने पॉपुलेशन साइज में चेंज हो रहा है। सिमिलरली पैटर्न्स ऑफ बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, इंडियन पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग इंडिया में ही बॉर्न हुए और इंडिया में ही ब्रॉट अप हुए। कुछ लोग सऊदी से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, इंग्लैंड से भी आते हैं, साउथ अमेरिका से भी आते हैं, अफ्रीका से भी आते हैं। तो वो क्या है, माइग्रेशन रेट क्या है, इंडियन पॉपुलेशन किस वे में काम करती है, इंडियन पॉपुलेशन का साइज कंपोनेंट क्या है, कंपोजिशन ऑफ साइज क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही होगी, राइट। द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। देखो मैं एक तुम्हें ड्रॉबैक बताता हूँ सोशियोलॉजी का, ये तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ना, ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। अगर तुम एक एक टॉपिक को बड़ी डेप्थ में पढ़ना शुरू करोगे ना, तो मजा आ जाएगा और तुम्हें कहोगे यार सोशियोलॉजी भैया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। पर ऐसा हम करते नहीं है, क्यों? इंडियन एजुकेशन, हमें भैया मार्क्स लाने, जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो अगर मेरी डेफिनेशन या मेरा समझाने का तरीका तुम्हें थोड़ा लग रहा है नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा समझा रहे हैं, या ये बहुत कम समझा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, या ये बहुत लेजी तरीके से समझा रहे हैं, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना क्या हम सही जा रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, सच एज द रिलेटिव प्रपोर्शंस ऑफ वुमेन, मेन एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स। कि हाँ भाई पॉपुलेशन में जेंडर वाइज अगर तुम बाइफरकेट कर सको कि भैया इतने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन मेल है, इतने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन फीमेल है। सिमिलरली ट्रांसजेंडर्स भी आ गए हैं अब तो, एलजीबीटी कम्युनिटी कितना परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन कंपोनेंट होल्ड करती है। मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि भाई 2% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग टू द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। यहाँ पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी तुम्हारे लिए एक नया शब्द हो सकता है, प्लीज इसके बारे में रिसर्च जरूर करना। बेसिकली गेज, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर्स, इसको हम एक अम्ब्रेला में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं एलजीबीटीक्यू, राइट। ऐसा हो सकता है कि 2% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, तो वो क्या है, डेमोग्राफी के अंदर आता है। सिमिलरली एज ग्रुप, 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज यंग, यंग का मतलब ये 24 ईयर से यंगर है, और जो विच इज अ वेरी गुड थिंग। इंडिया का तो भैया स्ट्रेंथ ही हमारी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है। तो ये एक और पैरामीटर हो गया, ये एक और डेमोग्राफी का बात हो गई, डेमोग्राफी का कंपोनेंट हो गया। आई एम श्योर बात समझ आ रही है, ठीक है। वैरायटीज ऑफ डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन में खत्म कर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें डिटेल में समझा भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा एनसीईआरटी यही बोलती है। देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डेमोग्राफी। सबसे पहला है फॉर्मल डेमोग्राफी, व्हिच इज लार्जली क्वांटिटेटिव फील्ड, मतलब क्वांटिटेटिव, तुम्हें मेजर, क्वांटिटेटिव यहाँ पे लिख लो मेजरेबल, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वांटिटेटिव मींस मेजरेबल। तुम मेजर कर सकते हो पॉपुलेशन साइज कितना है, मेजर कर सकते हो कितने लोग। देखो यार एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 1.3 बिलियन लोग हैं इस देश में। अब रियलिटी बताऊं 1.3 बिलियन है या नहीं है तुम्हें नहीं पता। तुम एक हमारा सेंसस हुआ, तुम तो एस्टिमेट करके चल रहे हो कि हाँ 1.3 बिलियन है। क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्या ये फॉर्मल है? हाँ तुम बोल सकते हो फॉर्मल है, फॉर्मल डेमोग्राफी है, क्योंकि हमारा जो सेंसस, अभी सेंसस के बारे में पढ़ेंगे, सेंसस गिवन बाय द गवर्नमेंट, उसमें बोल रखा है कि इंडियन पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, बट क्या उतनी है रियलिटी में? नहीं, उससे ज्यादा होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उससे ज्यादा होने वाली है। तो क्वांटिटेटिव फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है इट कैन बी मेजरेबल, उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, नंबर में गिना जा सकता है। और एक होता है सोशल डेमोग्राफी। अब देखो यार यहाँ पे तो हो गया फॉर्मल, हमेशा याद रखना फॉर्मल मींस क्वांटिफाइबल, और क्वांटिटेटिव फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं व्हिच कैन बी मेजरेबल, जिसको हम काउंटिंग में गिन सकते हैं। सिमिलरली एक होता है सोशल डेमोग्राफी व्हिच फोकसेस ऑन द सोशल, इकोनॉमिक और द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। कि भैया गरीबी में लोग रह रहे हैं, अब यार कितने लोग रह रहे हैं हमें पता नहीं, अगर कितने लोग रह रहे हैं तो ये आ गया फॉर्मल डेमोग्राफी। हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना, गरीबी में लोग रह रहे हैं, इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो सोशल डेमोग्राफी का पार्ट है, फॉर्मल डेमोग्राफी का पार्ट नहीं है। ये तुम्हें समझ के चलना है। जो भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट जैसे इकोनॉमिक, सोशल, सिमिलरली पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन पे काम करते हैं ना, वो क्या है, सोशल डेमोग्राफी। अगर तुम ध्यान से समझो ना, जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आती है कि हम ये करने वाले हैं, तो वो मिक्सचर देती है कि
फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी दोनों के ऊपर काम कर रही होगी, उनको नंबर्स भी अटेन करने हैं और सोशल वेलबींग भी लेके आनी है हर किसी का, सबका साथ सबका विकास। ये क्या है, एक सोशल डेमोग्राफी की स्टेटमेंट है, फॉर्मल डेमोग्राफी नहीं है। सबका साथ सबका विकास ये क्या है भाई, कितने लोगों का, और विकास का तो बहुत सब्जेक्टिव कोनोटेशन हो सकता है, सब्जेक्टिव मीनिंग हो सकता है। विकास किसका, विकास और एजुकेशन, विकास होना है, मतलब विकास मतलब ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। एक इंसान के लिए एजुकेशन प्राप्त करना प्रॉस्पर हो सकता है, एक इंसान के लिए पैसा कमाना प्रॉस्पेरिटी हो सकता है। तो इट्स अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। जितनी भी हाइपोथेटिकल सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स बोली जाती है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, वो बोलते हैं वो दैट लाइज अंडर सोशल डेमोग्राफी। अगर कोई कहते नहीं हम तो भैया, जैसे अरविंद केजरीवाल बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो इस साल इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50% कर दूंगा, पहले लोग 100 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते थे, अब इस साल से वो सिर्फ 50 रुपीज देंगे, लोगों की बचत कितनी हो रही है। तो वो क्या है, फॉर्मल डेमोग्राफी का एक छोटा सा एग्जांपल है। ये तुम्हें मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तुम समझ पाओ, इसके लिए ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑल डेमोग्राफिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन प्रोसेसेस ऑफ काउंटिंग और इन्यूमरेशन, मतलब या तो काउंट कर रहे होंगे या उस काउंटिंग को एक नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है, राइट। सच एज सेंसस और द सर्वे। अब तुम सर्वे करते हो, अब तुम पूछते हो आउट ऑफ 10 व्हाट नंबर डू यू वांट टू गिव। अब जैसे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें कहते हैं ना कि यार तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आए, 8, तो वो क्या है, सर्वे। उन्होंने एक टेस्ट चेक किया, तुम्हें सर्वे ले लिया, वो सर्वे ही है। अब तुमसे कोई पूछ रहे फीडबैक दो टीचर्स को फीडबैक दो, तो दो तरह के फीडबैक हो सकते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, दो तरह के फीडबैक। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो मैं बताने वाला हूं वो है कि तुमसे सर्वे लिया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, या तुम स्कूल में भी अगर तुम नोट करते हो के बाद, अगर तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, देखो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस में तुम ये नोट बात करोगे कि जो जो अच्छे अच्छे टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, टीचर्स की जब जैसे ही क्लास खत्म होती है वो उनसे सर्वे लिया जाता है, किससे, स्टूडेंट से, कि ये स्टूडेंट्स ने अभी इस टीचर की क्लास अटेंड करी है, इनसे बेटर कोई बता ही नहीं सकता ये टीचर अच्छा परफॉर्म कर रहा है गलत परफॉर्म कर रहा है। ये टीचर ये नहीं सिर्फ सैलरी ले जा रहे हैं इंस्टीट्यूट से या स्कूल से, सिर्फ सैलरी मिलती जा रही है, इसको पढ़ा वो कुछ भी रहा है, बच्चे अनसेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यार वो सर्वे कंडक्ट करते हैं। अब सर्वे दो प्रकार के भी हो सकते हैं। फर्स्ट सर्वे तो ये हो गया वेरी गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। हाँ आप बताइए इस टीचर ने इस क्लास में कैसे पढ़ाया, क्या इसने अपने नोट्स दिए आपको, क्या इसने सारी की सारी क्वेरी सॉल्व करी, इसने डाउट सॉल्व करे, क्या इसने इनफ टाइम दिया अपना, क्या ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लेके आपको पढ़ा रहा था या सिर्फ स्ट्रीमलाइन एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार बताया जा रहा था। तो ये क्या है, सर्वे का एक पार्ट है। बट इस केस में सर्वे क्या है, सर्वे एक सोशल डेमोग्राफी का पार्ट है, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है वो वेरी गुड, गुड, बेटर, बेस्ट है। यही तुम्हें बोल दे कि ठीक है नहीं यार आप एक बात बताओ इसने कैसा पढ़ाया, अब ये दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं, जो ये फॉर्मल डेमोग्राफी है उसकी बात कर रहे हैं, इसने कैसा पढ़ाया, आप इनको मार्क्स दीजिए, इनके बिहेवियर के ऊपर मार्क्स दीजिए, टीचिंग के ऊपर मार्क्स दीजिए, इन्होंने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए, इन्होंने डाउट कैसे सॉल्व किए, इन सब के ऊपर आपको 10 में से टीचर को नंबर देने हैं। ऐसा बताओ, होता है ऐसा रियलिटी में, इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, और तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा। मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ तुम अच्छे कॉलेज में से पहुंचो जहां पे ये इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि सर्वे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सेकंड वाला हम बात कर रहे हैं जिसमें तुमसे नंबर के फॉर्म में कि भैया आउट ऑफ 10 आप कितने कितने देना चाहोगे इनको, नंबर नंबर के फॉर्म में तुमसे सर्वे ले रहे हैं ना, तो उसको तुम बोल सकते हो फॉर्मल डेमोग्राफी। सिमिलरली सेंसस, सेंसस तो होता ही फॉर्मल डेमोग्राफी है। सर्वे दो प्रकार के हो सकते हैं, बट जो सेंसस प्रकार का होता है वो है फॉर्मल डेमोग्राफी, राइट। फिर इट इन्वॉल्व्स, इन दोनों की डेफिनेशन दे रखी है, इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन द पीपल रिजाइडिंग विद इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी या रिजाइडिंग विद इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी। टेरिटरी में यहाँ पे क्या मतलब है कि किस लोकेशन में वो रिसाइड कर रहे हैं। आई एम श्योर ये ऑफिशियल डेफिनेशन है सेंसस और सर्वे की, प्लीज एक बार इसको पढ़ लेना, राइट। हाउ डेमोग्राफी एंड सोशियोलॉजी आर रिलेटेड। अब यार तुमने एक सवाल, हम 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल यार जहन में नहीं आ रहा ना, तो जहन में लाओ इन सवालों को। ऐसे ऐसे सवाल तुम्हारा सोशियोलॉजी आंसर करता है। मेरे को खुद पढ़ाने में इतना मजा आ रहा है ना, तुम्हें आना चाहिए कि हाँ यार क्या बात चल रही है, मजा आ रहा है। Two different processes happen to take place at roughly the same time in Europe during the later half of the 18th century. 18th century में यार आपके पास कुछ इवेंट्स टेक प्लेस करे जिसकी वजह से हम ऐसा मान के चल सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यार ये जो डेमोग्राफी का कंपोनेंट है ये सोशियोलॉजी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। देखो अब ऐसा क्या हुआ, टू इवेंट्स कौन से थे, सबसे पहला था फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशन स्टेट बनाए गए, इन शॉर्ट नेशन स्टेट को तुम सिनोनिम बोल सकते हो, मेजर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करी गई। फॉर्मल हर चीज को, इनफॉर्मल चीजों को फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाया गया, ताकि यार एक बॉडी हो वो सुपरवाइज करे, वही करे,
और वो ही सभी पीपल का वेलफेयर भी देखे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखे। इसको तुम एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कंपोनेंट मार सकते हो। नेशन स्टेट्स एक प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो लोगों को डायरेक्ट भी करते थे, रूल भी करते थे, उनको बताते थे हाँ यार देखो जैसा भी है, जैसी भी हमारी देश है, जैसा भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें आपको हमारे रूल्स का पालन करना है। पर यार वो जो नेशन स्टेट डेवलप हुए वो रियलिटी में बने तो लोगों के बेनिफिट के लिए थे। अब लोगों के बेनिफिट के लिए उनको मल्टीपल चीजें कैरी आउट करनी पड़ी, मॉडर्नाइजेशन कैरी आउट करनी पड़ी। 18th सेंचुरी की यहाँ पे बात चल रही है, उनको मॉडर्नाइजेशन, न्यू मशीनरी आएगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों का वेलफेयर होगा, लोगों के लिए पार्क्स खोलो, रोड खोलो। तो इसके लिए एक नई शुरुआत हुई, विच वॉज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। दो मेजर इवेंट्स हुए। सबसे पहला नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए, विच वर द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये रट लेना, इंपॉर्टेंट है लाइन। और सेकंड क्या हुआ, हमारे पास मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का बॉर्न हुआ, जन्म हुआ, बिगिनिंग हुई। देखो अभी तुम्हें रियलिटी में पता लगेगा, अगर तुम इसको वन मान रहे हो, इसको टू मान रहे हो, वन लेड टू टू, ये चीज से ही टू आई। मैं बताता हूं क्यों, उसके बारे में यहां दे रखा है। स्टोरी टाइम है, स्टोरी टाइम है, आराम से किताबें छोड़ो, जल्दी से सुनना शुरू करो। अभी जो मॉडर्न स्टेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, जो लोगों का डेवलपमेंट चाह रही है, देखो बोल रखा है इट हैड बिगन टू एक्सपैंड इट्स रोल एंड फंक्शंस। अगर उसको लोगों का भला करना है तो अच्छे अच्छे फंक्शंस कैरी आउट करने पड़ेंगे, अपना रोल ढंग से निभाना पड़ेगा, लोगों का विकास करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? इट टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली फॉर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। पब्लिक हेल्थ, यार हेल्थ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। कोरोना के बाद तो तुम्हें पता लग गया है हेल्थ हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। पुलिसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर सब मेंटेन कर रहे हैं, इन सब में खर्चा आता है, पर्सोनल आता है, पुलिसमैन का खर्चा है, ट्रैफिक लाइट्स का खर्चा है, अगर तुमसे कोई फाइन ले रहा है तो वो भी एक बंदा, उस ह्यूमन रिसोर्स है, उसका भी खर्चा है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी नेशन स्टेट ने डेवलपमेंट या इनिशिएटिव लिया, राइट। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टैक्सेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिटीज, गवर्नेंस ऑफ सिटीज। इसका मतलब ये है यार मल्टीपल चीजें कैरी आउट की गई। ये सब का पर्पस क्या था? ये सब का पर्पस किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट करना नहीं था, ये सब का मेन पर्पस था अगर आप हमारे देश के मेंबर हो, अगर आप नेशन स्टेट के मेंबर हो, तो हम चाहते हैं आप अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, आप अच्छे लॉ एंड ऑर्डर में रहो, सबके लिए भलाई है, आपका अच्छा हेल्थ मैनेजमेंट हो, आप जिस भी हॉस्पिटल में जाओ आपको अच्छा लगे, आपका सही से ट्रीटमेंट हो, लो कॉस्ट पे ट्रीटमेंट हो, सिमिलरली आपको टैक्सेशन में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, आपका रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, सिमिलरली आप जिस भी सिटी में रह रहे हो उसकी गवर्नेंस इतनी अच्छी हो, उसकी रिड्रेसल इतनी अच्छी हो, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, कमी लग रही है, तो उस सिटी में आपकी सॉल्व हो सके। इन सब को लाने के लिए ही नेशन स्टेट्स काम करते थे। ये हमारा पॉइंट है नंबर 1 कि नेशन स्टेट्स का मेन पर्पस क्या था। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकता है, तो ये सारा का सारा था कि हाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को, अब यार वो तो नॉर्मल ग्रोथ है ही, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर तो तुम्हें ग्रो करने ही पड़ेंगे, विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर पे तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा फॉर द लॉन्गर ग्रोथ ऑफ द कंट्री या लॉन्गर ग्रोथ ऑफ द सिटी इन विच द पीपल और द पॉपुलेशन और द इंडियन सोसाइटी इज अंडरलाइन। पर अभी हम इंडियन सोसाइटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूरोप की, राइट। दिस न्यू एंड कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ स्टेट, अब मैंने बताया ना, अब स्टेट ने जब डिसाइड कर लिया तो भैया स्टेट ने कहा हम ये ऐसे नहीं कर पाएंगे, हर चीज को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, हर चीज को एक मैकेनिज्म चाहिए होता है। उस मैकेनिज्म को लाने के लिए फॉर एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ द स्टेट एक्टिविटी, फॉर एक्सपेंडिंग द स्टेट ऑफ स्टेट फॉर एक्टिविटी, फॉर एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी का मतलब ये है जितना ज्यादा वो डेवलपमेंट की सोच रहे थे, उन्हें रियलाइज हुआ कि उनको यार सिस्टमैटिक एंड रेगुलर कलेक्शन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। उन्हें पता तो लगे वो किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और सोशल स्टैटिस्टिक्स एक यहाँ पे बहुत उम्दा वर्ड आया, प्लीज इसको पढ़ो। सोशल स्टैटिस्टिक्स एक बहुत प्यारा वर्ड आया, पढ़ो। उनको कलेक्शन पड़ी, उनको रिक्वायरमेंट पड़ी कलेक्शन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक्स। वो क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी। ये सोशल स्टैटिस्टिक्स ही जाके डेमोग्राफी बना है, ये सोशल स्टैटिस्टिक्स जाके ही डेमोग्राफी बना है। अगर अब तुम्हें कोई पूछे ना सोशल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, तो यार उसकी डेफिनेशन लिखा ना, क्वांटिटेटिव डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। ये हमारी होगी स्टोरी खत्म। देखो नेशन स्टेट्स बने, उनका मेन पर्पस था, एक जिस दे रहा हूं, नेशन स्टेट्स का मेन पर्पस था लोगों के वेलफेयर करना, लोगों को बेनिफिट करना, उनके पर्पस के लिए उन्होंने ये सब किया। बट उन्होंने फिर रियलाइज किया, यार नेशन स्टेट ने रियलाइज किया कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे अनलेस एंड अनटिल वी कलेक्ट, we have the systematic and a regular collection of social statistics। उसकी तो हमने definition पढ़ ली, right। The practice of collection of social statistics by the state is in itself much older, but it
इट रिक्वायर्ड मॉडर्न फॉर्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। इसको ही डेमोग्राफिक का अलग नाम दिया गया। पहले डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किसी और तरह कलेक्ट किया जा सकता था, अब किसी और तरह कलेक्ट होता है। मॉडर्न फॉर्म पे हम शिफ्ट हो गए हैं। आई एम श्योर बात समझ आ गई है। ये सारा का सारा तुम समझ सकते हो। अगर तुमसे पूछे कि हाउ इज डेमोग्राफी एंड सोशियोलॉजी आर रिलेटेड, तो तुम्हें पूरी की पूरी स्टोरी लिख के आनी है। काफी डिटेल में हमने इसमें पढ़ लिया है, राइट। फिर हम आगे की फैक्ट्स के ऊपर। ये की फैक्ट्स है यार, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। इसमें समझ लो कि भाई अमेरिकन सेंसस ऑफ 1719 सबसे पहला था, वो प्रॉब्ली द फर्स्ट। प्रॉब्ली है, कोई श्योरिटी नहीं है। तुम्हारी एनसीईआरटी का पूरा लाइन दे रखा है। ये यार ये फर्स्ट मॉडर्न सेंसस था। सेंसस का ऑफिशियल डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। अमेरिकन सेंसस 1790 पढ़ लेना। Practice was soon taken up by the Europe as well as in the early 1800s. यूरोपियन कंट्रीज ने भी फिर इसको अडॉप्ट करने लगा। सबसे पहले अमेरिका में हुआ था 1790 में, 1790 में। उसके बाद यूरोपियन देशों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं इंडिया की। इन इंडिया सेंससेस began to be conducted by the British India government between 1862, लिख लो इस ईयर का नाम, 1862 to 72, एंड रेगुलर 10 ईयर जिसको तुम बोलते हो डेकेनियल बोलते हैं इसको। डेकेनियल सेंसस हैव बीगन कंडक्टेड सिंस 1881। जब हम बोलते हैं ना हर 10 साल में भैया होता है, क्या होता है, सेंसस। उसका ओरिजिन कैसे हुआ था 1881 में, बट रियलिटी में सबसे पहला सेंसस हुआ था 1862 से लेके 72 में। सबसे पहला सेंसस तब वो हमारा हुआ था, राइट। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड सिंस चाइना व्हिच हैज अ स्लाइटली लार्जर पॉपुलेशन डज नॉट कंडक्ट रेगुलर सेंससेस। तो भैया सेंसस इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिविटीज है जो भैया किसी भी देश में हो सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, समझ रहे हो। इसके बाद चाइना की पॉपुलेशन है, बट चाइना के अंदर रेगुलर सेंसस नहीं होता। चाइना की तो यार टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, उनको सेंसस करने की जरूरत ही नहीं है। चाइना वैसे ही इतना सारा डेटा है उनके पास, उनके पॉपुलेशन के बारे में, उनको सेंसस करने की जरूरत नहीं है। इस केस में टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया थोड़ा लैक करता है। इसको फॉर्मल बनाने के लिए, इसको मैनुअल बनाने के लिए उनको सेंसस करने की जरूरत है, या उसको बोल सकते हो तुम स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाने के लिए सेंसस करने की जरूरत है, राइट। डेफिनेशन की अगर बात करें, अब एक डेफिनेशन आती है एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है यार, ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म है। इसको यार इतना डिफरेंशिएट, इतना मतलब डिफिकल्ट वर्ड मत पढ़ना तुम। न्यूमेरिकल फॉर्म है which means it refers to a large collectivity consisting of millions of people। अरे जब तुम मल्टीपल लोगों का डेटा एक साथ इकट्ठे करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स बोलते हो। यार मिलियंस ऑफ पीपल है इस इंडिया के अंदर, इस देश के अंदर, तो उनका डेटा जब कलेक्ट होता है उसका एक टर्म उन्होंने दे दिया है, वो है एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स, राइट। चलो जी, समटाइम्स अ डिस्टिंक्शन इज मेड। अब ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यार, तुम्हारे पास चैप्टर 2 में एक लौता डिफरेंस मेरे को दिखा। उसके बाद तो हम बहुत नॉर्मल चीजें कर रहे होंगे कि भाई लिटरेसी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, इसके बारे में हम आराम से पढ़ लेंगे। बट ये वाली जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉर्मल डेमोग्राफी एंड ब्रॉडर फील्ड ऑफ पॉपुलेशन स्टडी में डिफरेंस क्या है, कि मैं ये डेमोग्राफी और अगर मैं पॉपुलेशन स्टडी की बात करूं, क्या इनमें कोई सिमिलरिटी है या डिससिमिलरिटी है, और अगर डिफरेंस है भी तो क्या क्या है, तो पढ़ते हैं। Formal demography is primarily concerned with the measurement and analysis of the components of the population change। पॉपुलेशन में चेंज क्या हो रहा है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर तुम प्रेजेंट कर सकते हो, वो फॉर्मल डेमोग्राफी का पार्ट है। इसमें हम मेजर करते हैं और एनालाइज करते हैं कि यार पॉपुलेशन की जो हैबिट्स है, पॉपुलेशन का जो नंबर्स है, वो कैसे इवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली अगर बात करें ब्रॉडर फील्ड ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, पॉपुलेशन स्टडी और सोशल डेमोग्राफी, इसको तुम अलग भी बोल सकते हो। फॉर्मल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी अभी हमने यहां पे पढ़ा है। फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी अभी हमने यहां पे पढ़ा है। यहां पे देख सकते हो, ये रहा फॉर्मल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी अभी हमने यहां पे पढ़ा है। इसका डिटेल्ड वर्जन का ये वाला आंसर तुम आराम से पढ़ लेना, राइट। पॉपुलेशन स्टडीज इसको बोल सकते हो और सोशल डेमोग्राफी बोल सकते हो। यार ये क्या करता है, इट इंक्वायर्स इनटू द वाइडर कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स एंड चेंज। यार थ्योरेटिकल बात ज्यादा है सोशल डेमोग्राफी और ब्रॉडर फील्ड ऑफ पॉपुलेशन स्टडी में। थ्योरेटिकल बात ज्यादा है, फॉर्मल में न्यूमेरिकल बात ज्यादा है। यहाँ पे डेटा एनालाइज हो रहा है, मेजर हो रहा है। यहाँ पे बात कर रखी है कि ऐसा क्यों हुआ, कॉजेस क्या थे, चेंजेस आए तो आए क्यों, उनके पीछे का रीजन क्या है। वर्ल्ड अफेयर्स की वजह से आए, इंडियन पॉलिटिक्स की वजह से आए, इंडिया में कोई पेंडेमिक आ गया उसकी वजह से आए, तो वो किसका पार्ट है, डेमोग्राफी का, सोशल डेमोग्राफी का। फिर आगे इट्स फोकस इज टू इनिशिएट एनालिसिस, बताया ना, its focus is to initiate a quantitative analysis for which it has a highly developed mathematical methodology suitable for forecasting population growth,
एंड चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। हाँ भाई, क्वांटिटेटिव डेटा जब तुम्हारे पास किसी पॉपुलेशन का आ जाएगा तो तुम्हारे पास काफी डेटा होगा एनालाइज करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए, और इसका मेन पर्पस यही है कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, जिसकी तरह से जिसको करने के लिए वो एक हाईली डेवलप्ड मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। वो मेथोडोलॉजी क्या है, एनसीईआरटी में अभी तक अननोन है, इस चैप्टर में तुम्हें नहीं मिलने वाली। सोशल डेमोग्राफर्स बिलीव दैट सोशल प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर रेगुलेट डेमोग्राफिक प्रोसेसेस, कि हाँ सोसाइटी क्या सोच रही है, कन्वेंशन क्या है, ब्रॉड थिंकिंग क्या है, लिबरल थिंकिंग क्या है, कंजर्वेशन थिंकिंग, कंजर्वेटिव थिंकिंग क्या है। तो ये क्या है, ये सोशल डेमोग्राफी का पार्ट है, जो प्रोसेसेस के बारे में सोचते हैं। उनको क्वांटिटेटिव से कोई मतलब नहीं है, उनको क्वालिटेटिव डेटा से ज्यादा मतलब है। आई एम श्योर बात समझ आ रही होगी। इन दोनों में प्लीज एक बार देख लेना, डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। मैंने ब्रॉडर डिफरेंस बता दिया, इसको एक बार आपको करके जाना ही जाना है, राइट। फिर हम आगे थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन द डेमोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दो कॉन्सेप्ट, दो थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी खत्म। 15 मिनट की क्लास और रहेगी, प्लीज मेरे साथ जुड़े रहना। सोशियोलॉजी का काफी इन डेप्थ एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहला है यार द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या बोलती है? इट इज गिवन बाय इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थॉमस रॉबर्ट माल्थus। माल्थस 1766 से लेकर 1834 तक वो जिंदा रहे थे। एक बार इसको आपको पढ़ना जरूरी है, मैंने की पॉइंटर्स दे दिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप से। इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो 1766 से लेके 1834 तक जिंदा थे। इनकी थ्योरी पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर थी, बहुत फेमस थ्योरी है। तुम गूगल पे टाइप करोगे, गूगल पे भी तुम्हें आराम से मिल जाएगी। यार यूपीएससी वाले बंदे, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है, वो सोशियोलॉजी की किताब पढ़ता है एनसीईआरटी की, तो तुम क्यों जा रहे हो कहीं और? घबराने की बात नहीं है। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो इट वाज आउटलाइन इन द एसे ऑन पॉपुलेशन। इसको तुम पढ़ लो, इतना ज्यादा मेजर रटने वाली बात नहीं है, पर तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि उसने वर्ड बाय वर्ड क्या बोला। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में दो चीजें दे रखी हैं, एक तो उसने वर्ड बाय वर्ड क्या बोला था, एक व्हाट वाज हिज आर्गुमेंट ऑल अबाउट। तो देखो मेन आर्गुमेंट के बारे में मैंने अलग से लिख दिया है, इसको तुम्हें वर्ड बाय वर्ड लिखना है, इसको तुम्हें वर्ड बाय वर्ड लिखना है, राइट। ये वाली लाइन काट दो, पुट दिस पॉइंट इन द बॉक्स, ये इंस्ट्रक्शन था, ये फॉलो नहीं किया गया है, घबराओ मत, ये वाला पॉइंट काट दो, ठीक है। मेन आर्गुमेंट की बात करते हैं। He argued that human population tend to grow at a much faster rate than the rate at which the means of human subsistence, especially for food, but also clothing and other agriculture-based products can grow. इसका मतलब ये था भैया, मैंने एक डेफिनेशन, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन इस चार्ट पे तो समझ आ जाएगी। माल्थस भाई साहब का कहना था, माल्थुसियन थ्योरी का ये कहना था कि आपकी जो पॉपुलेशन, ये जितनी भी पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ बेसिकली फास्टर होने वाली है देन द ग्रोथ ऑफ द बेसिक सबसिस्टेंस, फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिस पेस से ग्रो करेगा वो बहुत स्लो होगा, सिमिलरली जिस पेस से पॉपुलेशन ग्रो करने वाली है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो इससे क्या होगा भैया, लोग भूखे मर जाएंगे। भैया लोगों के पास खाना नहीं है खाने को, यही तो बोल रहे हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सुपरसीड्स ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हो रहा होगा उसकी ग्रोथ कम होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो पेस है, जो रेट है, बहुत ज्यादा होगी। देख सोचने में बहुत वियर्ड लगती है बात कि भैया आदमी खाएगा कैसे, समझ लो। तो ये सेम बात यही बोल रहा है। ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन की जितनी पॉपुलेशन है, which will tend to grow at a much faster rate, ये बहुत फास्टर रेट पे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है 10% से, वो बोल रहे हैं पॉपुलेशन ग्रो होगा 30% से। तो ये इट्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ये बहुत घबराने वाली बात है। और ये बोलेगा भैया एक टाइम ऐसे आएगा कि ये जितने लोग हैं ना, ये पुअर भी हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास खाना ही नहीं होगा खाने को। एक्सप्लेनेशन अगर दे इस थ्योरी की, तो यार मैंने 3-4 पॉइंट लिख रखे हैं, प्लीज इसको एक बार देख लेना। 4 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू लिव इन पॉवर्टी फॉरएवर। ये बोलता है कि भैया ह्यूमैनिटी ऐसी बला है, ये जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं ऐसी बला है कि इनकी किस्मत में ये लिखा है, ऐसा बोल रहा है माल्थुसियन। माल्थुसियन थ्योरी ऐसे बोल रही है, माल्थस भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं, इनकी किस्मत में ही लिखा है कि ये तो हमेशा पॉवर्टी में ही रहने वाले हैं, बिकॉज उसका रीजन दे रखा है, because the growth of agricultural production will always be overtaken by population growth। इसका मतलब ये है एग्रीकल्चर जिस पेस से प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज्यादा पेस पे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही होगी। अरे ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास 100 टन है खाने को, 100 लोग हैं, हर इंसान को 1 टन चाहिए, तो तुम समझ रहे हो ना, 100 टन विल बी इनफ फॉर 100 पीपल। ये बात सही है। पर भैया जो हमारा 100 टन ऑफ फूड है, 100 टन ऑफ फूड is increasing by only 10% per annum
सिमिलरली 100 पीपल दे आर इंक्रीजिंग बाय लेट्स से 30% पर एनम, तो यार ये केटर ही नहीं कर पाएंगे। अब एक साल बाद 130 लोग यहाँ हो गए और यहाँ पे तो 110 टन ही है, तो भैया ये 20 का डिफरेंस कैसे अकोमोडेट होगा? लोग अपनी कंजम्पशन करना चाह नहीं रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन एवर ग्रोइंग है, इंक्रीज होने वाली है, बॉम्बार्ड होने वाला है, तो भैया अगर इसकी अगर ग्रोथ, ये जो टन्स की एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं संभाली गई तो हमारी पॉवर्टी में रहने वाले हमारी मेजर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन सर्वाइव कैसे करेगी, वो भी बहुत सोचने वाली बात है, राइट? While population rises in geometric progression, बहुत ही बढ़िया, ये 2 पॉइंट्स है, देख लो। ये बोलता है कि भैया जितने भी हमारी पॉपुलेशन है ना वो तो ज्योमेट्रिक जीपी में ग्रो करेगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर किसी ने क्लास 12 तक नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमेशा क्या बोलता है, एग्जांपल दे रखा है 2 4 8 16 32 एक्सेट्रा, उसने एनालॉजी दे रखी है, सिर्फ इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, उसने सिर्फ एनालॉजी दे रखी है कि देखो यार पहले 2 आदमी थे, 2 से 4 हुए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इट इज ग्रोइंग एट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे ग्रो हो रहा है। जब ये ऐसा फॉर्मूला लगता है इसका मतलब this upon this is equal to this upon this is equal to this upon this, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, याद रखना। 4/2 is equal to 2, 8/4 is equal to 2, 16/8 is equal to 2, तो ये एक मैथमेटिकल का एक ट्रेंड है, जीपी मतलब मैथमेटिकल का एक ट्रेंड है और इस तरह ये ग्रो करने वाली है। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसको प्लीज रट लेना, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास यार, सॉरी, समझ लो। उसके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, भैया हमारी पॉपुलेशन किससे ग्रो हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्या ग्रो हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है, मतलब एग्जांपल दे रखा है 2 4 6 8 10। अब इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है बिटवीन द टू एलिमेंट्स, बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, वो हमेशा सिमिलर होता है। पहले 2 था, फिर 4 था, फिर +2 कर दो तो 6, +2 कर दो तो 8, +2 कर दो 10, ऐसे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। 8 से 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। 10 to 8 के बीच में, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट वो कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे जो डिवाइड करते हो तुम कंसेक्यूटिव नंबर्स को, उसका डिवीजन हमेशा सेम होने वाला है। रियलिटी में देखो तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे जीपी लग रही है, यहाँ पे एपी लग रही है, तो यार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसमें हो गया, पॉपुलेशन में, पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में हो गया। तो ये भैया खराब होने वाली बात है, मतलब एक साल में तो पॉपुलेशन होगी 2 से 4, एक साल में होगी एग्रीकल्चर 2 से 4, फिर दूसरे साल में एग्रीकल्चर जो पॉपुलेशन है, सॉरी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, पॉपुलेशन होगी 4 से 8 और हमारी एग्रीकल्चर होगी सिर्फ 4 से 6, फिर नेक्स्ट ईयर में थर्ड ईयर में एग्रीकल्चर होगी 6 से 8 और हमारी पॉपुलेशन हो गई 8 से 16। भैया कैसे अकोमोडेट होगा, कोई बता दो हमें। हमेशा जीपी का इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, एपी का इफेक्ट बहुत कम होता है, ये एनालॉजी के थ्रू उसने समझा रखा है और यही हमें मान के यहाँ पे चलना है। ये आप एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन लिख के आने वाले हो, राइट? क्या ये बात समझ है, बिल्कुल समझ आ गई, राइट? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है आइडिया प्रपोज टू टैकल द सिचुएशन। अब हमें प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया, बट उसको टैकल कैसे किया जाए। पॉपुलेशन ग्रोथ बोलता है हमेशा सुपरसीड करेगी किससे, ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ सबसिस्टेंस प्रोडक्ट्स या सबसिस्टेंस रिसोर्सेज। सबसिस्टेंस रिसोर्सेज का यहाँ पे मतलब ये है फार्म प्रोड्यूस या फार्म प्रोडक्ट्स बोल सकते हो, एग्रीकल्चर बोल सकते हो, बेसिकली जो हमें जिंदा रहने में मदद करती है। बेसिक नेसेसिटीज क्या होने वाली है, राइट? द ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी इज बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। कहेगा भैया अगर ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन नहीं रोकोगे तो भैया सब पुअर हो जाएंगे, पॉवर्टी से मर जाएंगे। तो बोल रहा है पॉपुलेशन को ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम उसको रोक नहीं सकते। यहाँ पे स्टॉप करने को नहीं कह रहा है, यहाँ पे कंट्रोल करने को कह रहा है। यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू हैव टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, राइट? फिर आ गया प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स। यार ये क्या है, ये है मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। लिख लो, मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। Humanity has only a limited ability to voluntarily reduce the growth of its population। अब ये बोल रहा है कि यार हमारे ना पॉपुलेशन ग्रोथ रुकेगी कैसे, ह्यूमैनिटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, थ्रू प्रिवेंटिव चेक्स सच एज पोस्टपोनिंग मैरिज और प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल एब्सिस्टेंस और सेलिबेसी। कि हाँ भाई कोई शादी ना करे तो ग्रोथ रुक जाएगी। अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, इंडियन सोसाइटी में ऐसा जरूरी है। इंडियन सोसाइटी में अगर तुम शादी ना करो तो हाँ हो सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो, पर ये बोल रहा है कि अब तक और तुम क्या क्या मेजर्स ले लोगे, ये बड़े फेक मेजर हैं, ये बड़े सुपरफिशियल मेजर हैं, रियलिटी में ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या बोल रहा है कि हाँ हम प्रिवेंटिव चेक्स ले सकते हैं। प्रिवेंटिव चेक्स का मतलब क्या होता है, इसका एग्जांपल है मैं अपनी मैरिज को पोस्टपोन कर दूं, कितने साल तक पोस्टपोन कर दूं, पर होगा तो मेरा बच्चा तो होगा ही। वो क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रो तो हो ही रही है। सिमिलरली
फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल कर लूं या सेलिबेसी पे चले जाऊं। सेलिबेसी का मतलब ये है मैं शादीशुदा बनूं ही ना कभी, मैं कभी शादी करूं ही ना। अब जब शादी नहीं करूंगा तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगी। तो ये बोल रहा है ये तो है प्रिवेंटिव चेक्स का एक मेथड, और ये एक एबिलिटी है, ये ह्यूमैनिटी के पास, ह्यूमैनिटी मतलब इंडियन पॉपुलेशन के पास बहुत ही लिमिटेड एबिलिटी है टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, और उसके मेथड उसने बता दिए। इन मेथड्स को बोलते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ना हो, ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो ना हो रही हो। माल्थस कह रहा है कि यार हमें एक पॉजिटिव चेक की जरूरत है, पॉजिटिव चेक टू जरूरत है पॉजिटिव चेक टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ famines and diseases were in the form of famines and diseases were inevitable because they were nature's way of dealing with the imbalance between food supply and increasing population। पॉजिटिव चेक्स वो हैं जो नेचर के द्वारा लिए जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी के द्वारा तो लिए जा रहे हैं, वो है प्रिवेंटिव चेक्स। जो नेचर के द्वारा लिए जा रहे हैं वो है पॉजिटिव चेक्स। और ये बोल रहा है कि यार ये इनएविटेबल है, ये तो होना ही है, ये नेचर का तरीका है। फूड सप्लाई और ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जो इम्बैलेंस हो रखा है, ह्यूमन पॉपुलेशन है इतनी, फूड सप्लाई इतना है, तो यार इसके बीच में जो इम्बैलेंस है इसको रेक्टिफाई करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ नेचर के हाथ में, वो है फेमीन्स और डिसीजेस के फॉर्म में। हाँ भाई पेंडेमिक आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, लोग मरने लग जाएंगे। तो ये माल्थस का ये थ्योरी थी। माल्थस की थ्योरी ज्यादा दिन तक चली नहीं, उसने बोल दिया। फिर आगे आपका एनसीईआरटी में बोल रखा है हिज थ्योरी वाज फाइनली रेफ्यूटेड। रेफ्यूटेड का मतलब ये होता है उसकी थ्योरी को खारिज कर दिया गया। कुछ टाइम तक चली बट उसकी थ्योरी को खारिज कर दिया गया। उसके बारे में यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसको एक बार प्लीज पढ़ो। द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ बिगन टू चेंज। अब मार्थस जो बिलीव कर रहा था नहीं नहीं भैया पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो जाएगी कि लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, खाना खा ही नहीं पा रहे, रिसोर्सेज ही नहीं है, और पॉवर्टी प्रिवेल करेगी, पॉवर्टी प्रिवेल करेगी तो मतलब लोगों का डेथ होने लग जाएगी। तो माल्थस कह रहा है कि हाँ भाई पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे बिहेव करने वाली है। बट क्या वो रियलिटी में ऐसा बिहेव करा उसने? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इट चेंज इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। हमारे पास तो भैया माल्थस की जितनी थ्योरी थी 19th सेंचुरी में उसका ऑपोजिट होने लग गया। एंड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, ये फिगर्स तुम्हें लर्न करनी है, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी दीस चेंजेस वर क्वाइट ड्रामेटिक। जो माल्थस ने बोला वो तो हुआ ही नहीं। बर्थ रेट्स हैड डिक्लाइंड, बर्थ रेट तो कम होने लग गए, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोड नहीं हो रही थी, पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही थी। एंड द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स डिसीजेस वर बीइंग कंट्रोल्ड। बेसिकली जो माल्थस ने बोला बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा था उसका। कब हो रहा था? इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी एंड इन द सेकंड हाफ, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इस केस में हमारे बर्थ रेट्स कंट्रोल हो रहे थे, रेड्यूस हो रहे थे, और जितने भी हमारी एपिडेमिक की सिचुएशन है, डिसीजेस, फेमाइन्स, ये सब कंट्रोल करी जा रही थी बाय द गवर्नमेंट, राइट? Malthus' prediction were proved false because both food production and standards of living continued to rise despite the rapid growth of population। अरे रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो होती रहेगी यार, हमारे पास फूड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम मान रहे हैं, उसमें हमारा कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं। माल्थस साहब आप राइट थे, बट अब रॉन्ग थे इस कॉन्टेक्स्ट में कि नहीं नहीं फूड प्रोडक्शन तो कभी इंक्रीज होगा ही नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो लोगों का इंप्रूव होगा ही नहीं। माल्थस बोलता था सब पॉवर्टी में जी रहे होंगे, भैया ऐसा नहीं है, सब पॉवर्टी में नहीं जी रहे थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रहा था। और लास्ट पॉइंट, कुछ क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स मतलब जो क्रिटिकल थे, जो इसकी थ्योरी को मानते नहीं थे, वो कौन थे? लिबरल्स एंड मार्क्सिस्ट। Liberals and Marxists argued that problems like poverty and starvation were caused by the unequal distribution of economic resources। उनकी कुछ और ही थ्योरी थी कि हाँ पॉवर्टी या स्टारवेशन या डेथ्स, these are caused by the unequal distribution of economic resources। सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा, किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर, इसकी वजह से हो रहा है, नॉट बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। वो कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेन पर्पस स्टारवेशन या पॉवर्टी का ये है कि यार तुम इक्वल रिसोर्सेज सबको दे नहीं रहे हो। अगर जिस दिन तुम इक्विटेबल एग्रीटेरियन सोसाइटी अगर तुम लेके आ रहे हो, तब आएगा मजा, तब होगी बवाल मच जाएगा, राइट? आई एम श्योर बात समझ आ रही है। माल्थस की थ्योरी आज हम खत्म करते हैं यार। नेक्स्ट टॉपिक आपका द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 स्टेज होने वाले हैं, 3 बेसिक फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होते हैं, इसको हम पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो। दुनिया के बेस्ट नोट्स आर अवेलेबल फॉर सोशियोलॉजी क्लास 12 का A to Z सिलेबस आपको इसी चैनल पे मिल रहा होगा यार। हमने एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया जिसमें आपको दुनिया के बेस्ट नोट्स मिलने वाले हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हो। अगर आपको ये चैनल पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब करो, इस चैनल को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। सोशियोलॉजी का A to Z सिलेबस यहाँ पे होगा डिटेल। अगर आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है तो प्लीज आप कनेक्ट कर सकते हैं यार 6397662212। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो रही होगी, आई एम श्योर।
दुनिया के बेस्ट नोट्स आर अवेलेबल ऑन लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, हमारी खुद की एप्लीकेशन है, प्लीज जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। सबके लिए सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज, इसके लिए दुनिया के बेस्ट नोट्स, वीडियो लेक्चर्स आपके लिए इस चैनल पे आए हुए हैं और एप्लीकेशन पे आपको कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। क्रैश कोर्स है, प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट वहां पे आपको मिलने वाला है। सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएंगे। सिमिलरली लाइव क्विज़ेस आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हमने रखी है आपके बोर्ड से प्रिपरेशन के लिए, राइट। A to Z वीडियो लेक्चर्स आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे हमारी CBSE अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोट्स की अपडेट सारी वहां पे आई रहती है। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ये नोट्स के फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है। अगर आपको सोशियोलॉजी के नोट्स नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, ये वीडियोस नहीं पढ़ी हैं, तो प्लीज इनको देखना स्टार्ट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे फिर जल्दी से। हमारा एम है विद इन 10 to 15 डेज आपकी A to Z सोशियोलॉजी खत्म करते हैं। घबराने की 1% बात ही नहीं अपने को। हैव अ गुड वन, जल्दी मुलाकात होगी, बाय बाय।